हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। इससे पहले हम कूलम्ब्स लॉ कर चुके हैं और उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने की थी, ठीक है, और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करे थे। आई होप कुछ होमवर्क जो उसमें था वो आप सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि किसी ने डाउट पूछा नहीं। अब देखो कूलम्ब्स लॉ में क्या था। कूलम्ब्स ने हमको बताया था फोर्स के बारे में, जो कि चार्जेस के बीच में लगता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, और के इधर क्या था आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जो कि इक्वल होता है 1/4/ε0। अगर वैक्यूम का यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी मीडियम का यूज़ कर रहे हैं तो ε0 की जगह उस मीडियम की परमिटिविटी यूज़ होती है, ठीक है। तो जो ये फॉर्म किया था हमने, इधर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, इधर हमने कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करी। तो बट हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये कब यूज़ करनी है। जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये आपको ऐसे केसेस में यूज़ करनी है जहाँ पे डायरेक्शन को विजुलाइज करना आसान है, डायरेक्शन विजुलाइजेशन इजी है, ठीक है। ये आपको जैसे 1 डायमेंशन केस या 2 डायमेंशन केस में हमने किया भी है उधर, जैसे आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्केयर वाले क्वेश्चन करे थे, आपके पास डायरेक्ट लाइन में 2 चार्जेस रखे हैं 1 डायमेंशन में, उन वाले के केसेस करे थे। तो वहाँ पे डायरेक्शन का एनालिसिस इजी था, तो वो मैग्नीट्यूड फॉर्म से हो गए। हालांकि उन क्वेश्चंस को वेक्टर फॉर्म से भी किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म से वो ज़्यादा इजी पड़ते हैं, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म का कब यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपके पास डायरेक्शंस का विजुअलाइजेशन इजी नहीं है, ठीक है। पता नहीं चल रहा आपको स्पेस में कहीं पे कुछ बात हो रही है, या बहुत सारे चार्जेज हैं, 10-12 चार्जेज हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं आपके पास, तो पता नहीं चल रहा कि किस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप वेक्टर एनालिसिस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एक फार्मूला हम पहले डिराइव कर लेते हैं, उस फार्मूले के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करो कि आपके पास एक चार्ज Q, ये सपोज़ करो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। एक चार्ज Q1 ये हमारे पास है, और लेट इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास कितना है, r1 के बराबर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की स्पेस में पोजीशन बताए आपके पास, ठीक है। तो ये r1 पोजीशन वेक्टर है। अगर मान लो एक और चार्ज इधर और है Q2, और इसकी कुछ पोजीशन अलग है दिख रही है वो, तो इसकी पोजीशन वेक्टर कुछ अलग आएगा, वो मान लिया हमने r2 के बराबर, ठीक है। इस तरीके का केस है। आपको जनरली जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, पोजीशन वेक्टर में आपके पास कैसे डिनोट करते थे। देखो आपने मैथ्स में पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मैथ्स में आप पॉइंट्स को 1 2 3 अगर जेड एक्सिस भी है तो इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन आपने ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, मतलब ओरिजिन से एक्स की वैल्यू कितनी है 1। ये किसकी वैल्यू होती है आपके पास, वाई की, ओरिजिन से ये 2 गया होगा तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, और जेड हवा में, ठीक है, ये वैल्यू 3 नहीं होगी। इसकी पोजीशन जो बताने के लिए हम वेक्टर एनालिसिस भी यूज़ करते हैं। ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, और इसको लिखा कैसे जाता है, देखो 1 2 3 है ना, तो आर वेक्टर इक्वल टू, जो फर्स्ट वाला 1 था वो एक्स डायरेक्शन में था, तो हम इसके साथ एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई कैप लगा देते हैं। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 से गुणा करने से 1 में तो कोई फ़र्क आया नहीं। आई कैप की डायरेक्शन होती है हरदम एक्स डायरेक्शन, तो ये एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, और मैग्नीट्यूड कितना है 1, प्लस वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड था 2, और वाई डायरेक्शन के लिए हम जे कैप यूज़ करते हैं, प्लस 3 जेड डायरेक्शन के लिए आप के कैप यूज़ करते हैं। तो आर वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। इसी तरीके से इनका मैग्नीट्यूड भी होता था, जैसे इधर हमारे पास आया था आई प्लस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करते थे, अंडर रूट
आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें। तो हमारे पास ये एक चार्ज था Q1, ये एक चार्ज Q2 था, इसकी पोजीशन R1, इसकी पोजीशन R2, ये हमने ले लिया है, ठीक है। अब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। अगर डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये आपके पास डिस्टेंस, चाहे इधर से इधर देख लो चाहे इधर से इधर देख लो, डिस्टेंस आपके पास बराबर ही है। बट हम वेक्टर फॉर्म करने जा रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट इधर लेके आ रहे हैं। तो चार्जेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो Q1 से Q2, Q1 से Q2 ये डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट करेंगे R फर्स्ट, Q1 था ना, R फर्स्ट पोजीशन से R2 सेकंड पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन के लिए R12। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्शन में इस तरफ से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2 से फर्स्ट, दूसरे वाले चार्ज से फर्स्ट वाले चार्ज की तरफ, या R2 से R1 की तरफ जा रहे हैं हम, तो इसको डिनोट करेंगे R21 से, ठीक है। आप फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन थी R1, सेकंड पोजीशन थी R2, तो इसको डिनोट कर रहे हैं R12। R12 इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड। इसी तरीके से R21, जब आप सेकंड से फर्स्ट की तरफ जाएंगे वो वाली डायरेक्शन, तो R21 क्या है, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ठीक है। R12 ये लिखा हुआ है इधर, R12 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, इसी तरीके से R21 फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है। अभी एक बार लिखना देख लेते हैं R12 की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, ठीक है। तो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना हमारे पास 3 वेक्टर्स का, तो देखते हैं। ये एक वेक्टर हो गया आपके पास R1, ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया आपके पास R1। ये एक वेक्टर दूसरा इस डायरेक्शन में हो गया R12, मैं इधर बना देता हूँ। ये एक वेक्टर हो गया R1 और ये एक वेक्टर हो गया आपके पास R12। तो थर्ड वेक्टर, ये 2 वेक्टर आपके ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड से दिखा रखे हैं। तो थर्ड वेक्टर जो कि अपोजिट सेंस में बना है आपके पास, ठीक है, थर्ड वेक्टर जो कि अपोजिट सेंस में बना है, ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा हुआ है ना। तो अपोजिट सेंस का मतलब क्या होता है, देखो ये इसकी टेल है, टेल से यहाँ पे हेड आया, फिर अगले वाले वेक्टर की टेल स्टार्ट हुई, फिर हेड आया, और फिर अगर यहाँ पे टेल आई होती और इधर हेड आया होता तो ये सेम सेंस बोली जाती है। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से टेल हेड और फिर हेड टेल आ गया, ये वाला वेक्टर अपोजिट सेंस में। तो जो अपोजिट सेंस में बना हुआ है ट्रायंगल की साइड पे वो रिजल्टेंट देता है, ठीक है, रिजल्टेंट देता है। रिजल्टेंट का मतलब जो ये वाला वेक्टर है इन दोनों के सम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये अकेला वेक्टर इन दोनों के इक्वल काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकते हैं, जो R2 वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट दे रहा है, तो R2 विल बी इक्वल टू R12 प्लस R1। यहाँ से आपके पास R12 किसके बराबर आया, R2 माइनस R1 को। इसको आप कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। R12 विल बी इक्वल टू, R12 एक्चुअली में है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। R12 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, मतलब कि फर्स्ट से जाके सेकंड पे पहुँचा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टू सेकंड निकालेंगे कैसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सी थी, सेकंड माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, इनिशियल कौन सी थी, R1। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लें। R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसी तरीके से आप R21 भी निकाल सकते हैं, R21 ये वाली, ठीक है। कैसे, इस ट्रायंगल के ये एक साइड एक वेक्टर R2 से दिखा दी,
R21 ये बनाया था वेक्टर हमने, ये दूसरा वेक्टर हो गया सेम सेंस में। तो जो ये तीसरा वेक्टर है R1 ये अपोजिट सेंस में बनाया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो R1 विल बी इक्वल टू R2 प्लस R21, ठीक है। तो यहाँ से R21 निकाल लेंगे हम। R21 आपके पास कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल थी फर्स्ट पोजीशन अब की बार, और इनिशियल कौन सी थी, सेकंड। 2 से 1 जा रहे थे ना हम। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो आपके पास एक माइनस साइन का ही तो फ़र्क है। अगर इस वाले से आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये भी R2 माइनस R1 बन जाएगा, है ना। तो आप एक माइनस साइन का फ़र्क है तो आप लिख सकते हो R12 विल बी इक्वल टू माइनस का R21। वो तो वैसे भी दिख रहा है आपको कि वही डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ जाओ डिस्टेंस तो सेम है। R12 और R21 मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट को हम माइनस साइन से इधर शो कर रहे हैं मैथमेटिकली, ठीक है। ये इक्वल साइन शो कर रहा है कि R12 और R21 बराबर है, माइनस साइन शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन उल्टी है, एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, ये बस ये शो कर रहा है आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर है आप सभी को, ठीक है। आप देखते हैं कि आपके पास ये F1 है, ये आपके पास ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है। तो दो चार्ज जब किसी डिस्टेंस पे रखे हो तो हम सभी को पता है कि वो एक दूसरे पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो देखो चार्जेस का नेचर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दोनों आपके पास सेम नेचर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी दोनों नेगेटिव भी। फिर हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों एक जैसे नेचर के हैं, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव है, तो सपोज करके चल रहे कि दोनों ही पॉजिटिव है। हम लास्ट में इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। लेट बोथ द चार्जेस आर ऑफ पॉजिटिव नेचर। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये Q2 Q1 को रिपेल करेगा, रिपेल करना मतलब कि पुश करना, तो Q1 को ऐसे पुश करेगा कौन, Q2, ठीक है। ये Q2 ने Q1 को पुश किया मतलब कि एक फोर्स लगाया। अब इस फोर्स को डिनोट कैसे करेंगे हम, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये डिनोट कर रहा हूँ मैं ऐसे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, जिसकी डायरेक्शन आपके पास ये वाली। अब इसी तरीके से जो Q1 है ये भी तो एक चार्ज है और ये भी तो दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों रिपेल करेंगे। तो ये भी Q2 को पुश कर रहा है तो पुश मतलब कि इस तरफ फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है। नोटेशन समझ में आई। ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, क्लियर है। अब इन फोर्सेस को हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद देखते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। तो मैं पहले आपके पास F12 लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। F12 को लिखेंगे तो आप देखो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ। कूलम्ब्स ने बताया था मैग्नीट्यूड लिखना, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, F12 इक्वल टू K, फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केल, ठीक है। आप देखें F12 लिख रहे हैं, F12 इस तरफ का फोर्स है तो इसी तरफ का डिस्टेंस यूज़ करना है, इस तरफ का डिस्टेंस मतलब 2 से 1 का डिस्टेंस यूज़ करना है, और इसको हम डिनोट कर रहे थे R21 से, है ना। ये वाला देखो दिख भी रहा है R21, तो नीचे क्या आएगा आपके पास, R21 का स्केल, जिस तरफ का फोर्स है उसी तरफ का डिस्टेंस हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, R21 का स्केल, क्लियर है भाई बात इतनी। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब क्या था इसमें हमारे पास कि जो हमने अभी तक लिखा है, क्या चीज़ लिखी है, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्केल। अब हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। अगर लेफ्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट में आप देखो ये सारी ही चीज़ स्केलर क्वांटिटी है। K एक कांस्टेंट है, स्केलर चार्जेस तो स्केलर क्वांटिटी है ही, और किसी चीज़ का स्केल आपके पास या फिर वो भी आपके पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो लेफ़्ट साइड एक वेक्टर है, राइट साइड आपके पास एक स्केलर है, तो आप इनको इक्वल नहीं रख सकते।
तो एक वेक्टर को किसी वेक्टर के बराबर ही लिखा जा सकता है, एक वेक्टर को एक स्केलर के इक्वल नहीं रखा जा सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस राइट साइड को भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर बनाने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये है F12 इस तरफ ये था ना हमारे पास, इसकी ही डायरेक्शन में मैंने एक छोटा सा यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया जो कि इसी की डायरेक्शन में है F12 की में। तो F12 की डायरेक्शन में मैंने छोटा सा यूनिट वेक्टर R21 कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा यूनिट मैग्नीट्यूड का, एक यूनिट मैग्नीट्यूड का छोटा सा R21 यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया, जिसकी डायरेक्शन वही है जो कि आपके पास F12 की है, ठीक है। तो ये वाला हमने यूनिट वेक्टर इसमें कंसीडर कर लिया, ये मैं इसमें लगा दूंगा। तो ये मैंने इधर उस इक्वेशन में रख दिया, क्लियर है। F12 में मैंने R21 यूनिट वेक्टर रख दिया। इसके लगाने से देखो हुआ क्या, जो R21 है इसके पास मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है 1। तो जो ये चीज़ पहले लिखी हुई थी मैग्नीट्यूड, इसमें अगर एक 1 आ भी गया तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। बट तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट R21 की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, R21 की डायरेक्शन हमको वही लेनी है जो आपके पास F12 की है। तो F12 की डायरेक्शन आ गई, ठीक है, और मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये एक क्या बन गया आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको किसी स्केलर को आप वेक्टर बनाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो मैं इसमें रख दूंगा, ठीक है। इसकी जगह मैं रख दूंगा ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, क्लियर है आप सभी को। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे लेंगे। अब हम दूसरे वाला फोर्स लिखेंगे F21 लिखेंगे तो आपके पास F21 क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला क्या है, K चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही है Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्योंकि हम F21 यूज़ कर रहे हैं तो F21 उस तरफ का ही फोर्स, उसी तरफ का डिस्टेंस ही है, इस तरफ का फोर्स है, उस तरफ का डिस्टेंस कौन है R12, तो नीचे क्या आएगा R12 का स्क्वायर, ठीक है। इतना किया। अब फिर से वही बात, लेफ़्ट में वेक्टर लिखा है, राइट में स्केलर लिखा है, तो इनको इक्वल नहीं रख सकते, इसको भी आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाने का कंसेप्ट है कि आप एक यूनिट वेक्टर लेके आए, ठीक है। वेक्टर बनाने का कंसेप्ट क्या है, आप एक यूनिट वेक्टर लेके आए। यूनिट वेक्टर वो जो जिसकी डायरेक्शन वही है जो आपके पास F21 की है। तो हमने एक छोटा सा यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर ये ऐसा कंसिडर कर लिया जो कि आपके पास सेम डायरेक्शन में है, तो FR12। तो मैंने इसके साथ R12 और ऐड कर देना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी F21 की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास F12 में हमने अब क्या कर दिया, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी थी। यूनिट वेक्टर हमारे पास उधर कौन था R21, उसकी वैल्यू रख दी, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये रखने के बाद आपके पास नीचे भी ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड था, तो दोनों पावर गुणा होके पावर होगी 3। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन गई। अब मैंने आपको बताया भी था R21 को लिखते कैसे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या थी R1, इनिशियल क्या थी R2। तो ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इसकी एक्चुअल फॉर्म से रिप्लेस कर दिया, ऊपर नहीं नीचे भी रिप्लेस कर दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। ध्यान दें नीचे मैग्नीट्यूड ही लिखा है, वेक्टर ये वाला शो कर रहा है आपके पास R1 माइनस R2। इसी तरीके से आपको बताया था F21 लिखना मैंने, ठीक है। फिर से इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो इसमें भी वही फॉर्म बन गई। R12 को मैंने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करके इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखें इस वाली टर्म को, ठीक है। इसमें आपके पास K Q1 Q2
और नीचे जो भी चीज़ है वो ऐसे एज इट इज़ रखी। ठीक है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ये ले लिया मैंने, ये बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया आपके पास, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, R2 माइनस R1। अब इस टर्म को ध्यान से देखें, इसमें आ गया आपके पास K। अब इधर भी देखें K, Q1 Q2 Q1 Q2, R2 माइनस R1 R2 माइनस R1। और नीचे तो मैग्नीट्यूड है, आप एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ से इधर चले जाएं या यहाँ से इधर चले जाएं, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, दीवारों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाता है, आप एक वॉल से दूसरी की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो आपके पास दोनों में सेम है, तो ये पूरा ही आपके पास सेम है। ठीक है, पूरा ही किस जैसा है, F21 जैसा है, बस फ़र्क किसका है, माइनस साइन का। तो आप इस सारी टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, F21 से, और एक बाहर क्या रहेगा आपके पास, माइनस का साइन। तो आपके पास ये क्या बन गया, F12 इज़ इक्वल टू माइनस का F21। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या शो कर रहा है आपको, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज़ इक्वल एंड अपोजिट, माइनस साइन हरदम अपोजिट को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन, इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो मतलब कि दो चार्जेस हैं, वे एक दूसरे पे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ आपका न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है आपके पास, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला है ना। तो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस, तो कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे मान लो 1000 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, कौन किस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि 5 कूलम पर 1000, ये जो 1000 कूलम है ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे पे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस वो दोनों अप्लाई करते हैं, ग्रेविटेशन की तरह। ग्रेविटेशन में भी दो बॉडीज़ के बीच में यही कंसेप्ट था आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जो इसके अंदर जो ये रिजल्ट निकल के आया है, ये जो है ये मेन रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, इस रिजल्ट पे चलते हैं और इसको समराइज़ करने जा रहे हैं हम, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर लिखेंगे। तो इधर हमारे पास क्या है, सो कूलम्ब्स लॉ डज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसके बाद देखो जो फॉर्मूला हमारे पास उधर था ये वाला, मैं उसको देखो ऐसे समराइज़ कर रहा हूँ। आपके पास एक ओरिजिन था, ये O, यहाँ पर एक चार्ज रखा था Q1, एक चार्ज इधर रखा था Q2। आपको देखो क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले एक ओरिजिन बनाना है कहीं पर भी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 1 आपके पास ओरिजिन ढूंढो। ठीक है, ओरिजिन के लिए आप फ्री हो, यू आर फ्री टू चूज़ ओरिजिन, कहीं पर भी आप ओरिजिन बना सकते हो, वेदर इट इज़ विद इन द सिस्टम, वेदर इट इज़ आउटसाइड द सिस्टम, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, यू आर फ्री टू डू सो। तो फर्स्ट स्टेप हरदम क्या रहेगा, आपको एक ओरिजिन ढूंढना है, और जो 2 चार्जेस या 3 चार्जेस 10 चार्जेस जितने भी हैं उन सब की पोजीशन उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफ़ाइन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, आपके पास एक ओरिजिन था, आपके पास एक चार्ज Q1 था, तो आपने इसकी पोजीशन R1 बता दी थी। ऐसा ही आपके पास एक और चार्ज था Q2, उसकी पोजीशन आपने R2 बता दी थी। आपके पास 3-4 चार्ज जितने भी चार्ज हो उन सब के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं हर एक की। फर्स्ट स्टेप क्या, आपको ओरिजिन ढूंढना है जिसके लिए आप फ्री है, कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप सभी को पता है 0 0 0 होता है आपके पास। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, उस ओरिजिन से जहाँ जहाँ पर भी चार्जेस आपके पास रखे हैं उन चार्जेस का आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, पोजीशन डिफाइन कर देनी है कि इसकी पोजीशन कितनी है, दूसरे की कितनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने देखो मान लो अब जिस पर भी फोर्स निकालना है, सपोज आवर क्वेश्चन इज़ फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड। तो ये वाला फोर्स था ना, रिपेल या अट्रैक्ट जो भी कर रहे थे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड ऐसा था। और इसको आपने देखो एक बार मैं जल्दी से दिखा देता हूँ लिखा कैसे था, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू K Q1 Q2, और यहाँ पर आपके पास क्या आया था,
ठीक है। और नीचे क्या था आपके पास, एक बार इसको लास्ट में जाके फिर से देखिए आप, यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ था आपके पास R1 माइनस R2 जो पीछे किया था हमने। और नीचे क्या था आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 और इसका होल क्यूब, यही किया था अभी पीछे करके आए हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो समराइज़ कर रहा हूँ मैं, इसको देखो कैसे डिनोट कर लें। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है वो तो 1 यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जिस चार्ज की वजह से निकालना है वो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, के Q1 Q2 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर फर्स्ट में किसका लिखना है, जिस पर फोर्स निकालना था। तो पहले पोजीशन वेक्टर किसका आएगा, जिस पे फोर्स आपको निकालना है, जिस पे फोर्स आपको निकालना है। फिर ये माइनस में सेकंड पोजीशन किसकी है, जिसकी वजह से निकालना है। ठीक है, तो पोजीशन आप कैसे रिमेंबर रखेंगे, यहाँ पर ये कैसे आएगा आपके पास, फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, जिस पर उसकी पोजीशन लिखी है जिस पर फोर्स आपको निकालना है, माइनस उसकी पोजीशन लिखनी है जिसकी वजह से निकालना है। ठीक है, फिर नीचे वही चीज़ एज इट इज़ है और उसका क्यूब हो जा रहा है। तो इसको हमने क्या किया, आई जे की फॉर्म में लिख लिया, 1 2 ना लिख के आई जे की फॉर्म में। तो एफ आई जे इधर मैंने लिखा भी है, इसको कैसे आप पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ith चार्ज ड्यू टू jth चार्ज। ठीक है, एक ith पोजीशन पे या कोई ith चार्ज है और एक कोई jth चार्ज है, बहुत सारे चार्जेज में उनके बीच का फोर्स निकालना है। ध्यान देना है एक पॉइंट, रिमेंबर दैट कि दो चार्जेज के बीच का जो फोर्स है वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम दो के बीच में ईजिली फोर्स लिख पा रहे हैं ith और jth चार्ज के बीच में, चाहे वहाँ पर कितने भी चार्ज हो। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, KQI QJ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है और दोनों चार्ज जिनके बीच में फोर्स निकालना है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर पोजीशंस कैसे लिखनी है, किस में से कौन से वाले की घटेगी। ठीक है, तो जिस पर निकाल रहे हैं वो फाइनल है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन में से किसकी पोजीशन, जिस पर फोर्स आपको निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज ऑन विच फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड, और उसमें से किसकी घटानी है, जिसकी वजह से निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज विच इज़ अप्लाइंग फोर्स, और नीचे फिर यही चीज़ लिख के उसका क्यूब लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया हम सभी को। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपके पास डायरेक्शन को विजुलाइज करना इजी नहीं है, 3 डायमेंशन केसेस में जनरली ऐसा होता है, तो ऐसे केसेस में आप क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म से ही करेंगे, वेक्टर फॉर्म से ही इजी होगा वो क्वेश्चंस करने आपके पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म से नहीं हो पाएंगे आपके पास। तो एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है आपके पास, 8 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड एक ए के बराबर है, तो आपको फोर्स निकालना है किसी भी एक चार्ज पर। तो भाई जो क्यूब है आपके पास, ये आपके पास एक 3 डायमेंशन बॉडी होगी, और इसके 8 फेसेस हैं, हर एक पे चार्जेस रखे हैं आपके पास, और किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। सपोज करो आप इस वाले पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो आप देखो डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन विजुलाइज करना बड़ा पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से, कि फोर्स किस तरफ लगेगा भाई। ये वाला देखो, ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला उधर रिपेल कर रहा है, वो वाला इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, तो नेट किधर फोर्स बढ़ेगा ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन विजुलाइजेशन इजी नहीं है, तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो आपको यूज़ करना है इधर वेक्टर फॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन विजुलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये एक क्यूब बना लिया मैंने। ठीक है, ड्राइंग के लिए सॉरी, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। तो ये क्यूब है भैया आपके पास, इस क्यूब में देखा है आपके पास
क्या है कि आपके पास ये देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपके पास एक क्यूब है, इसके जो 8 के 8 कॉर्नर हैं उन सब पर चार्ज रखा है क्यू 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 के बराबर। मैंने इन सब कॉर्नर्स को नेमिंग कर ली है। आप कुछ भी ABCD भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। तो मैंने नेमिंग की हुई है, जैसे फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और फिर ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के, हर एक साइड आपके पास A के बराबर है। और ये आपके ऊपर है बिल्कुल, कौन से को 1 लेना है, कौन से को 2 लेना है, किसको ABCD कुछ भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, अच्छा देखो पहले आपको डिसाइड करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। तो पहले ये डिसाइड कर लो आप कि किस चार्ज के ऊपर आप फोर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर फोर्स सपोज करो चार्ज 6th पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 6th चार्ज पर फोर्स निकालने जा रहे हैं। क्या आपकी मर्जी है, किसी एक पर निकाल लो, आंसर जब का सेम आएगा आपके पास। मतलब कि डायरेक्शन अलग आ सकती है आपके पास, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ओरिजिन चूज़ करना है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स XYZ पहले बना लेने हैं। और फिर सेकंड स्टेप क्या था आपके पास, आपको पोजीशंस डिफाइन कर देनी है हर एक चार्ज की उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सेकंड स्टेप, इतना स्टेप करें पहले। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है ओरिजिन। तो मैंने सपोज करो ये ओरिजिन मान लिया, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। ठीक है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। मैंने इसको ओरिजिन मानना तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन 0 0 0 रहेंगी आपके पास। ठीक है, इसकी पोजीशन आपके पास 0 0 0। क्लियर है। अब ओरिजिन से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना था। तो मैंने ये इधर मान लो x एक्सिस ले लिया, ये वाला क्या ले लिया, x एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर ये वाला मैंने ले लिया y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला मैंने ले लिया z एक्सिस, हवा में ऊपर की तरफ। ठीक है, जो ऊपर की तरफ हिस्सा उठा हुआ है, और जो नीचे वाला है ये आपके पास XY प्लेन है ये, और इससे ऊपर का आपके पास z एक्सिस भी है। क्लियर है। ठीक है, तो देखो आप XYZ लेने के लिए भी फ्री है, आप इसको X, इसको Y, इसको Z भी ले सकते थे। ठीक है, पर इसको साइक्लिक ऑर्डर में ही लेना होता है, X के बाद Y और Z ऐसा ही आएगा आपके पास अंदर, इसको उलट नहीं देना है। क्लियर है। पर फिर भी आप इसको X ले सकते थे, इसको Y ले सकते थे, इसको Z ले सकते थे, वो आपकी मर्ज़ी है। XYZ किसी को भी ले सकते हैं आप। ठीक है, पर साइक्लिक ऑर्डर में। तो मैंने इधर x लिया है, इधर y लिया है, इधर आपके पास z लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या था आपके पास, हर एक चार्ज की आपको पोजीशन को डिफ़ाइन कर देना है। तो मैं देखो फर्स्ट चार्ज की पोजीशन आपके पास डिफ़ाइन कर रहा हूँ, इस फर्स्ट चार्ज की। तो ये ओरिजिन था, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन था, ये आपके पास x एक्सिस है। ये हर क्यूब की हर एक साइड a के बराबर थी। तो x एक्सिस में a डिस्टेंस चले हो आप, तो इसकी पोजीशन कितनी होगी इस चार्ज की, a डिस्टेंस। x एक्सिस में a डिस्टेंस चले तो a लिख दिया x की जगह। क्या y में कोई डिस्टेंस चले हो आप, y तो भाई उस तरफ है, y में उस तरफ गए नहीं, आप तो इस तरफ आए हो, तो y में कुछ भी डिस्टेंस नहीं चले हो। हवा में भी नहीं गए हो आप, कागज़ से ऊपर नहीं उठे हो, तो z में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो a, 0, 0। ठीक है, ये इसकी पोजीशन होगी। सब क्वेश्चन में आ गई होगी आई होप। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखते हो ना 1, 0, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0 होते हैं, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0 होते हैं। इसी तरीके से जेड एक्सिस पे आपके पास एक्स और वाई 0 होते हैं। तो ये तो प्योरली आपके पास एक्स एक्सिस था, तो इस पर वाई और जेड 0 है, दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट की पोजीशन होगी। अब जल्दी जल्दी हम कर लें, सेकंड वाले की पोजीशन लिखने जा रहे हैं। सेकंड वाले से पहले थर्ड वाले के लिख लेते हैं। थर्ड वाला आपके पास डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में है, तो वाई एक्सिस पे आपके पास एक्स और जेड दोनों 0 होते हैं। तो एक्स भी 0, जेड भी 0, वाई बचा। ये क्यूब है, हर एक साइड a के बराबर है, तो y डायरेक्शन में a डिस्टेंस चला तो y की वैल्यू कितनी होगी, a के बराबर। तो 0, a, 0 ये इसकी पोजीशंस होगी। ठीक है, अब इस वाले चार्ज की लिख लेते हैं।
सेकंड की इस वाले की, ठीक है। देखो भाई इसकी जब पोजीशन लिख लें तो आपको ये जो पॉइंट है ये वाला, ये नीचे वाले इस प्लेन में ही है, नीचे वाला जो ये प्लेन है इसी के अंदर है। ये प्लेन कौन सा है आपके पास, ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब एक्स की भी वैल्यू होगी इधर, वाई की भी वैल्यू होगी, पर जेड आपके पास 0 होगा। इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आपके पास रूम है तो रूम का जो नीचे फर्श हो गया वो एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास कोई हाइट नहीं होती फर्श के पास, तो वो जेड उसका 0 ले लेते हैं। वो वैसा कैसे ही कुछ रूम को अगर आप क्यूब अगर आप मान लें तो जेड तो 0 हो गया डेफिनेटली। अब देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू कैसे लिखी। ये पॉइंट इधर है, अगर मैं एक्स देखना चाहूँ, एक्स इस तरफ है तो इस तरफ कितना डिस्टेंस चले, तो ये ए डिस्टेंस था, इसके सामने वाला ये भी तो ए डिस्टेंस है, मतलब इस ओरिजिन से एक्स की तरफ आप ए डिस्टेंस चल के आए हैं तो ये एक्स की वैल्यू ए होगी, ठीक है, इस तरफ। इसी तरीके से वाई उस तरफ, ये ए डिस्टेंस है तो ये भी ए डिस्टेंस है, तो वाई में भी आप ए ही चले हैं, तो ये ए कोमा 0 हो गया आपके पास। अब हर एक की पोजीशन लिख दें, मान लो इस फिफ्थ चार्ज की लिख लें, तो फिफ्थ चार्ज देखो इस तरफ है, वैसे तो दिख रहा है, ये देखो एक्स जेड प्लेन में, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन में आपके पास वाई 0 हो जाएगा, तो ये दिख भी रहा है वाई 0 है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन में आपके पास वाई 0 होगा, या वैसे भी दिख रहा है कि वाई डायरेक्शन है ही नहीं इसके पास, उस तरफ का तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं ना, ओरिजिन से राइट साइड में बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ, ना राइट में ना लेफ्ट में, ओरिजिन की सीध में है आपके पास, ठीक है। तो इधर आपके पास जो फिफ्थ चार्ज है, अब देखते हैं इसका एक्स कैसे बनता है। ये तो जस्ट इसके ऊपर वाला है और ये ए डिस्टेंस था, ये भी ए डिस्टेंस है, तो एक्स की वैल्यू तो ए ही रहनी है। प्लस ये हवा में देखो इतनी ऊपर आया हुआ है, और ये डिस्टेंस क्यूब का कितना है ए, ओरिजिन से ऐसा कितने डिस्टेंस ऊपर, ए डिस्टेंस ऊपर, तो जेड की वैल्यू भी कितनी होगी ए। तो ये आपके पास कौन सा प्लेन था, एक्स जेड प्लेन, वाई इधर 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, जैसे सपोज करो इस वाले की लिखनी है, 8th वाले की, तो ये तो सीधा बस आपके पास जेड एक्सिस पर है, और जेड एक्सिस पर वाई और एक्स दोनों 0 होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वाई एक्स 0, ये भी 0, ये भी 0, और आपके पास कितने ऊपर आए हैं जेड में, ए डिस्टेंस, तो ये ए लगा दिया। अब 7th चार्ज ये वाला, 7th चार्ज ये वाला, ये देखो आपके पास कहाँ रखा है, इधर, ये आपके पास जेड इस वाले प्लेन में लिखा हुआ है, जेड और वाई प्लेन में, ठीक है, जेड और वाई प्लेन में, पीछे क्यूब की पीछे वाली साइड पे। तो जेड और वाई प्लेन में तो एक्स तो आपके पास 0 होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स आपके पास क्या होगा, 0। तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी आपके पास, एक्स की वैल्यू 0 होगी। वाई में कितना आए हैं आप, इतना चल के आए हैं वाई में, ये ए डिस्टेंस था, तो वाई की वैल्यू ए होगी। हवा में कितना ऊपर गए हैं, ए, तो जेड की वैल्यू भी ए होगी, ठीक है। लास्ट बचा आपके पास ये 6th चार्ज ये है भैया आपके पास, ठीक है। ये एक्स में भी है, ये वाई में भी है, ये जेड में भी है, तीनों प्लेन में, एक्स वाई जेड में, हवा में। इसके पास देखो ये वाली विड्थ भी है, ये वाली विड्थ भी है, और ये वाली हाइट भी है, सब कुछ है। तो ये वाला कॉर्नर है ना, देखो जेड तो साफ साफ दिख रहा है ए के बराबर है। इस तरीके से ये देखो यहाँ से इतना डिस्टेंस भी चला है, तो एक्स भी साफ दिख रहा है ए के बराबर है। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी दिख रहा है, या यहाँ से देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस भी दिख रहा है, और ये वाला डिस्टेंस आपका अल्टीमेटली ए के ही बराबर था, तो तीनों ए हो गया आपके पास। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से मैंने इधर ये सारे दिखाए भी हुए, वही कि फर्स्ट का कितना, सेकंड का कितना, थर्ड का कितना, ये सब मैंने उधर आपको क्यूब में शो कर दिया। अब ये तो मैथमेटिक्स लिखा था, मैथमेटिक्स किया था हमने कि पोजीशन को मैथ्स में कैसे डिफाइन करते हैं। फिर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाया था उनसे कि कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो सबसे रिलेटेड पोजीशन वेक्टर मैं लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट का था A,0,0, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा देते हैं, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ के कैप। तो ये बना आपके पास ए आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप।
इसी तरीके से इस वाले का क्या बना, ए आई कैप, ए जे कैप और 0 के कैप, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ए जे कैप, ये तो आपके पास 0 0 0 है ही, ये आपके पास ए आई ए के, इस तरीके से सारे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 स्टेप हमारे पास हो गए। फर्स्ट स्टेप था आपके पास, आपको ओरिजिन देखना है। सेकंड स्टेप, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हर एक की पोजीशन डिफाइन कर देंगे। ध्यान दें कि ये सब करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन सबको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके पास। ठीक है, पर मैंने आपको समझाने के लिए ये इधर लिख दिए हैं। अब क्या करना था हमको कि जो वो 6th चार्ज था क्यू पर, उस पर नेट फोर्स निकालना था। ठीक है, जो 6th चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना था। तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, एक बार जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे आपके पास ये क्यूब था, सॉरी, ये आपके पास क्या था, क्यूब, तो ये आपके पास 6th चार्ज था। इस पर ये वाला फर्स्ट चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, सेकंड चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, 6th भी, 7th भी, सब लगा रहे। 6th नहीं, ठीक है, 6th तो ये खुद है, 8th भी। तो 6th वाले चार्ज पर नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि आपको किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स निकालना है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का आप क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो वो आपके पास उसके ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा। तो इस 6th चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन 6th चार्ज, फोर्स ऑन 6th चार्ज ड्यू टू 1, तो ये नोटेशन देखी थी ना हमने। फिर ऐसे ही फोर्स ऑन 6th चार्ज ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन 6th चार्ज ड्यू टू थर्ड, फोर्थ, 5th, 7th एंड 8th। कोई चार्ज खुद पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो फोर्स ऑन 6th ड्यू टू 6th नहीं हो सकता आपके पास। तो ये सारे फोर्सेस लिखेंगे और इनका सम कर देंगे। इनको पहले ही हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो वो अपने आप से ही आपके पास वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। अभी पीछे ये फॉर्मूला हम देख के आए थे, एफ आई जे इज इक्वल टू, आपको करना क्या है, के क्यू आई जे, ये तो एज इट इज़ लिख देना है। बस आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पर क्या लिखा जाना है। फर्स्ट में उसकी पोजीशन निकालनी है, उसकी पोजीशन लिखनी है जिस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स तो यहाँ पे हरदम ही 6th चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, 6th पे ही निकाल लेना। तो आर आई तो हरदम ही आपके पास R6 रहेगा इस फॉर्मूले में, और जो आर जे है ये वो उसकी पोजीशन होती थी जिसने फोर्स लगाया है। तो ये आपके पास एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा, एक बार 3, जो फोर्स लगा रहे हैं उस हिसाब से। तो मैंने आपको एक निकाल के भी दिखाया हुआ है, F61, फोर्स ऑन 6th चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो कैसे लिखा, के क्यू स्केयर, क्यू स्केयर क्यों आया, क्योंकि सारे ही चार्ज क्यू क्यू मैग्नीट्यूड के हैं, उन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्केयर। अब यहाँ पे पोजीशन कैसे थी, R6 जिस पे फोर्स लग रहा है पहले उसकी 6th चार्ज पर लग रहा है, माइनस जिसकी वजह से लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट वाले की वजह से, डिवाइड में उसी चीज़ का मैग्नीट्यूड का क्यूब कर देंगे, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आई ये समझनी ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए आपने किया है R6 माइनस का R1, ध्यान देना क्या किया है, R6 माइनस का R1। आपको पिछले पेज पे हमने क्या किया था, सबकी पोजीशन लिखी हुई थी, वहाँ से आपको R6 माइनस R1 करना है बस। तो एक बार वहाँ पे चलते, तो आपको इधर क्या करना है, R6 ये माइनस R1 ये, इन दोनों को घटाना है, R6 माइनस R1। तो आपको वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना आता है कि I वाले कोफिशिएंट से I वाला घटता है, J वाले से J वाला और K वाले से K वाला। तो R6 माइनस R1, इसका I में से उसका I घटाएंगे, तो AI माइनस AY, 0I बच गया, तो 0I लिखो चाहे ना लिखो। इसी तरीके से AJ माइनस इसका 0J घटाएंगे, तो A में से 0 गया तो A ही बच गया, AJ में से 0J गया तो AJ बच गया। ठीक है, फिर प्लस AK में से 0K घटाएंगे तो प्लस का AK आ गया, तो R6 माइनस का R1 AJ प्लस AK बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप R6 माइनस R2 निकाल लो, R6 माइनस R3 निकाल लो, ये सारे निकाल लेंगे अब। जैसे R6 माइनस R2 देख रहे हैं, R6 ये था, R2 ये था, AI में से AI गया 0 बच गया, AJ से AJ गया 0 बच गया, AK से 0 गया तो कितना बच गया, AK।
तो वो इतना बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे लिख लेने हैं ये, ठीक है। उन सारों को लिख के मैंने इधर दिखा दिया, मैंने अभी करके दिखाया था आपको R6 - R1 ये आ जाता है। और फिर इसके बाद नीचे क्या करना था, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। एक बार फिर से ध्यान से देखो, R6 माइनस का R1 आपके पास आया ए जे कैप प्लस ए के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया था, क्या करते थे, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, आई कैप तो है ही नहीं तो वो 0 हो गया, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट, जे कैप के आगे क्या लिखा है, इस जे कैप के आगे क्या लिखा है, ए, उसका स्केयर, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्केयर, के आगे क्या लिखा है, ए, उसका स्केयर। तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर ये बन गया √2a, ठीक है। तो नीचे आपके पास क्या आ गया, √2a और उसका क्यूब भी फॉर्मूले में, तो वो क्यूब कर दिया। इसी तरीके से आपको सारे निकाल लेने हैं, तो वो मैंने इधर लिख दिए हैं, आप अपना चेक कर लेना। यह फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, सारे मैंने पेयर इधर लिख दिए। अब आपको इन सब में दिख रहा है कि के क्यू स्केयर तो कॉमन आ रहा है, के क्यू स्केयर तो सब के अंदर है, ठीक है। के क्यू स्केयर इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब में। और मैं नीचे से आपके पास ए स्केयर और कॉमन लेता हूँ। देखो सब में ए स्केयर भी आएगा नीचे। इससे देखो मान लो सपोज करो ए ऊपर से कॉमन लिया तो अंदर बचा जे कैप प्लस के कैप, और नीचे ए क्यूब तो है ही, ये ए क्यूब, ये एक ए से कैंसिल, ए स्केयर, इसके पास ए स्केयर है। ऐसे ही इस वाले में देखो ए स्केयर, एक ए से ए कट गया, तो ऐसा सभी में ए स्केयर तो है। तो मैं इससे क्या कॉमन ले सकता हूँ, के क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, ये मैं इस सब से कॉमन ले लूँगा। अंदर जो बचेगा फिर हम उसको लिख लेंगे। तो देखो मैंने इससे कॉमन लिया के क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, इस तरीके से। तो अंदर जो बचा मैं उसको बता रहा हूँ आपको। इधर अंदर वालों को मैं डायरेक्ट आई वाले कौन से बचे, जे वाले कौन से बचे, इस तरीके से लिख लूँगा सभी को, ठीक है। पहले आई वाले देख लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म से देखें, आई कैप क्या कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही, तो आई का कोई कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म से नहीं आया तो 0 लिख लो, ठीक है। प्लस सेकंड वाली से देखो क्या आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी 0 है, 0 को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड वाली टर्म पे आए, थर्ड वाली टर्म पे आपको आई दिख रहा है, ठीक है। देखो भाई के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर तो गया, आई के साथ क्या लगा दिख रहा है आपको, आई के साथ आपको क्या लगा दिख रहा है, ये देखो ए है और डिवाइडेड बाई √2 का क्यूब है, ए स्केयर तो कट गया। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, चलो। आई के अंदर क्या है आपके पास, ए है और डिवाइडेड बाई √2a का क्यूब था, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से लिखे, अगर इसको लिखे तो क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाई √2 का क्यूब इंटू में a का क्यूब, एक ए से एक ए कैंसिल, तो ये ए स्केयर बचा, और ए स्केयर तो हमने कॉमन ही ले लिया बाहर, तो इसको हटाओ, तो ये कुल मिला के क्या बचा, 1/√2 का क्यूब, और √2 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 2√2, ठीक है। तो आपके पास आई के अंदर इस वाली टर्म से क्या बचा, 1/2√2 इस वाली टर्म से। अब इस वाली टर्म पे आ जाते हैं, इसमें भी आई का कोफिशिएंट कौन सा है, आई का कोफिशिएंट कौन सा है, ये आई दिख रहा है, के क्यू स्केयर बाई ए स्केयर तो कॉमन आ गया। इसमें भी आपके पास 1/√3 का क्यूब बचेगा, ठीक है। उसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 3√3। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली टर्म से कॉमन ले, इसमें आई है ही नहीं तो ये 0 बन गया। इस वाली से कॉमन ले, ए स्केयर तो कॉमन बच गया, तो कितना बचा, 1। तो अल्टीमेटली आई का कोफिशिएंट आपके पास क्या आया, 1/2√2 प्लस 1/3√3 प्लस 1, ये आई के अंदर बचा। इसी तरीके से फिर आप जे वाली टर्म्स लिखेंगे, जे जहाँ पर आ रहा है वो वाली टर्म, ठीक है, जे जिधर दिख रहा है वो वाली टर्म। तो आप जे इंटू में, इसमें भी आप देखें 1 2 मैं करके दिखा देता हूँ। इस वाली टर्म में देखें जैसे ही जे कॉमन लिया तो जे का कोफिशिएंट आपके पास a/√2 a का क्यूब बनता है, ये फिर से ए स्केयर तो कॉमन आ गया था, 1/√2 का क्यूब बचेगा जो कि 1/2√2 बनेगा। तो ये भी वही आएगा आपके पास, चेक कर लेना हर एक में, 1/3√3 प्लस 1। इसी तरीके से के का कोफिशिएंट भी यही आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने इधर शो कर दिया है,
आई का कोफिशिएंट ये, जे के अंदर भी यही, के अंदर भी यही। तो इस टर्म में ये कॉमन है, तो ये सब में से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आई प्लस जे प्लस के। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। तो देखो इसकी डायरेक्शन में आई भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, के भी आ रहा है। तो इसको विजुलाइज करना बड़ा डिफिकल्ट था। आई, जे और के तीनों आ रहे। कोई एक डायरेक्शन होती है जैसे खाली आई मतलब एक्स डायरेक्शन या खाली वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, तो उसको विजुलाइज करना आसान था। पर यहाँ पे तीनों डायरेक्शन है तो इसको विजुलाइज करना मुश्किल था, इसलिए वेक्टर फॉर्म ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमको बताया है। जो आई जे के होता है उसके कोफिशिएंट्स का रूट करके स्केयर कर देते हैं। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्केयर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये √3 आ गया। इससे इधर अंदर गुणा कर दो चाहो तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर डायरेक्शन वाइज पूछा तो ये आपके पास डायरेक्शन का आंसर आ गया। तो ये आपके पास आंसर हो गया आपके पास। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड अबव सेंटर ऑफ ए स्केयर। अब की बार क्या है आपके पास, एक स्केयर है, ये हो गया जैसे, और इसके चारों कॉर्नर पे 3 अलग अलग केस किया हमने। एक क्यू 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 चार्ज रखे हैं, माइनस क्यू 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 माइनस क्यू चार्ज रखा है, और ये वाला आपके पास। ठीक है, तो ये चार्जेस रखे और ये बोला है कि भाई जो स्केयर है उसके सेंटर के जस्ट ऊपर यहाँ पे हवा में एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, ये हवा में है आपके पास। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रखा है, a/√2 वेयर a इज़ द साइड ऑफ द स्केयर। तो a/√2 ऊपर हवा में एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, और उस चार्ज पर आपको इन सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फिर से डायरेक्शन विजुलाइज करना इजी नहीं है, हवा में बात हो रही है, 3 डायमेंशन में बात हो रही है। तो इसकी वजह से इधर फोर्स, 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 तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा हमको नहीं पता। सिमिलरली इन वाले केसेस में भी आप देखेंगे तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। ये कुछ में विजुलाइज किया भी जा सकता है, कुछ में नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता जहाँ पे डायरेक्शन विजुलाइज, वहाँ पे हम वेक्टर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, बाकी आप होमवर्क में खुद ट्राई करना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लें, फर्स्ट पार्ट इसका ट्राई कर लें, जिसमें आपके पास एक स्केयर दे रखा है और ये स्केयर है ऐसा, और इसकी चारों साइड पे क्यू 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 चार्ज रखे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और उसके बाद आपके पास ये एक क्यू चार्ज इधर है कैपिटल क्यू, और हवा में जो कि a/√2 डिस्टेंस पे है। बाकी हर एक साइड आपके पास a के बराबर है। तो फिर से आपके पास फर्स्ट स्टेप जो था वो होता था आपके पास ओरिजिन चूज़ करना। ये आपकी मर्ज़ी है, आप फ्री है, कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, आपको पोजीशंस डिफ़ाइन करनी है उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हर एक चार्ज की। ये 2 स्टेप हम करेंगे। पोजीशन डिफ़ाइन करने के बाद थर्ड स्टेप है, आप वेक्टर फॉर्म का जो Fij वाला फार्मूला था वो लगा देंगे। फार्मूला क्या था Fij का, KQi/QJ डिवाइडेड, यहाँ पे आपके पास Ri माइनस RJ और डिवाइडेड बाई इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये वाला फार्मूला था, ये यूज़ कर देंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम नेमिंग कर लेते हैं। ये आपके पास ओरिजिन ले लिया सपोज करो हमने। ठीक है, एक सेकेंड। तो चलो आपके पास जैसे मान लो यही स्केयर था, ये वाला, इसके ऊपर ये ऐसा क्यू चार्ज भी रखा है। तो मैंने क्या किया, ये सपोज करो मान लिया एक्स एक्सिस, ये सपोज करो मान लिया वाई एक्सिस, ये सपोज करो मान लिया जेड एक्सिस। क्यूब को आप ऐसा डिनोट कर सकते हैं। तो इस क्यूब को हवा में समझना है, ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, हर एक साइड ए के बराबर आपके पास। ठीक है, सॉरी स्केयर है ये। स्केयर जो होता है आपके पास एक 2 डायमेंशन बॉडी है, और 2 डायमेंशन में आपके पास 2 ही कोई एक्सिस की वैल्यू होती है, या जैसे मान लो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जेड 0 होगा। वो डिपेंड करता है किस प्लेन में आपने बनाया। तो स्केयर के ऊपर जब आप कोऑर्डिनेट्स बनाने जा रहे हैं, देखा ये फिर से दिखा रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस लिया था, ये वाई एक्सिस लिया था। खाली स्केयर में तो आपको जेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है, वाई एक्सिस था। तो जैसे इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, तो इसकी पोजीशन तो 0 0 0 होगी। जब इस वाले की पोजीशन लिख रहे हैं तो इस वाले की पोजीशन एक्स एक्सिस में बस ए ही तो डिस्टेंस चला है, तो ए कोमा वाई तो है ही नहीं इसके पास 0, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई भी 0 होता है, जेड भी 0 होता है। इसी तरीके से इसकी पोजीशन लिख रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे एक्स भी 0 होता है और आपके पास जेड भी 0 होगा, और वाई में कितना है, ये ए डिस्टेंस ऊपर हर एक साइड ए के बराबर है। अब बचाइए, ये भी तो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो जेड तो 0 रहना। अब देखो इसमें एक्स ए के बराबर, वाई ए के बराबर, तो ए कोमा 0, इसके कोऑर्डिनेट्स ए कोमा 0, ये तो हो गए स्केयर के। अब बात कर लेते हैं जो आपके पास हवा में, ये कोऑर्डिनेट देखो दिख गए, ये 0 0 0, ये 0 कोमा ए कोमा 0, क्योंकि खाली इसके पास वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से ये आपके पास ए कोमा 0, ए कोमा 0, और ये इधर आपके पास ए कोमा 0 0, ये सारे हो गए। अब बात बची इस वाले की, तो ये वाला एक तो सेंटर में रखा है। सेंटर में अगर मैं एक्स एक्सिस से देखूं तो एक्स एक्सिस का इसके सेंटर, भाई सेंटर से ये कितना, हाफ ही तो होगा आपके पास a/2। इसी तरीके से सेंटर वाई एक्सिस में भी हाफ डिस्टेंस पे होता है, तो ये भी कितना बचा a/2। तो x की वैल्यू वाई की वैल्यू तो a/2 होगी, और z इसमें पहले ही दे रखा है कि ये कितनी ऊपर है आपके पास a/√2, तो z की वैल्यू होगी a/√2। इस तरीके से आपने मैथमेटिक्स यूज़ करके सबका पोजीशन फाइंड आउट कर ली। अब हम वेक्टर्स की हेल्प से पोजीशन वेक्टर इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन था r1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, वो तो 0 0 0 है। r2 में खाली a था, इस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये सब हम लिख लेंगे, ठीक है। r2 की, r3 की, r4 की, जैसे एक दिखा देता हूँ। जैसे मान लो r3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, a_i प्लस a_j प्लस 0 k, इस तरीके से ai प्लस aj प्लस 0 k। इसी तरीके से अगर फोर्थ की लिखनी है तो कैसे लिखोगे, aj बस। अगर आपको फिफ्थ की लिखनी है तो क्या लिखोगे, a/2i प्लस a/2j प्लस a/√2 k हो गया। सबकी पोजीशंस होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स किस वाले पे निकालना है, इस फिफ्थ चार्ज पे निकालना है। फोर्स ऑन फिफ्थ नेट फोर्स। अब देखो इस पे तो ये फर्स्ट भी लगाएगा, सेकंड भी लगाएगा, थर्ड भी लगाएगा, तो कैसे नेट फोर्स सबके वेक्टर सम के बराबर आएगा। फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 1 प्लस फोर्थ ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्थ ऑन फिफ्थ ड्यू टू थर्ड प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फोर्थ, इस तरीके से। तो सबको जब आप लिखेंगे तो फॉर्मूला Fij का था वो क्या बनेगा, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फर्स्ट। मान लो ये लिखने जा रहे हैं, फॉर्मूला क्या था, K चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन। एक चार्ज तो हर एक में Q है और दूसरा किस पे निकालना है, कैपिटल Q पे, इनटू में पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट चार्ज जिस पर फोर्स निकालना है, तो हम फिफ्थ पे निकालने जा रहे हैं, माइनस उस वाले का जिसकी वजह से निकालने, फिलहाल 1 की वजह से निकालना है, डिवाइडेड बाई r5 माइनस r1, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका Q, इस तरीके से लगेगा। फिर आपको बस और कुछ निकलना, r5 में से r1 घटाना है। एक मैं करके दिखा देता हूँ। r5 था आपके पास a/2i प्लस a/2j प्लस a/√2 k। r1 है आपके पास 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो r5 माइनस r1 क्या बचेगा, r5 में से r1 घटाना है, तो a/2 में से 0 गया तो a/2 बचा, a/2 में से फिर 0 गया तो a/2, तो ये कितना बनेगा आपके पास, a/2i प्लस a/2j, क्योंकि 0 में से घटा रहे हैं, 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो सेम ही आता है। इस तरीके से आपको सब निकाल लेना है। क्या क्या निकालना है, r5 माइनस r1, r5 माइनस r2, r5 माइनस r3, r4, इस तरीके से सारे निकाल लेने हैं और उस फॉर्मूले में हमको रख देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इधर कर भी रखा है, ठीक है, मैंने इधर दिखा रखा है आपको, ये वाला आपको शो भी किया था। जब मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट
आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर। ठीक है, जब आपने R5 माइनस R2 निकाला तो ये आएगा, चेक कर लेना अपना, R5 R3 तो ये, R5 में से R4 घटाओगे तो ये आएगा। मैग्नीट्यूड देखो इन सब का सेम आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ये आया था, ये तो देख लिया हमने। इस वाले का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्केयर करोगे तो ए स्केयर बाई 4 आएगा, जे कैप का कोफिशिएंट का स्केयर ए स्केयर बाई 4 आएगा, के कैप का कोफिशिएंट ए स्केयर बाई 2, तो वही आ गया। इसी तरीके से इसका भी वही आने वाला है, इसका भी वही आने वाला है, तो ये चीज़ तो कॉमन रहेगी सब में। और ये बन कितना रहा है, ये देखो, ये बना आपके पास 2a स्केयर बाई 4 जमा का a स्केयर बाई 2 का रूट। ठीक है, ये बचा आपके पास 2a स्केयर बाई 2 का रूट, ये बचा आपके पास a। तो ये नीचे सबका a ही लिखा हुआ है, इसको सोल्व करके देख लेना, नीचे एलसीएम लेके ये a लिखा हुआ है। ठीक है, तो a का जब ब्रैकेट से निकलेगा तो a क्यूब होके निकलेगा। तो सब में आपको के क्यू और नीचे a क्यूब तो दिख ही रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया बस। तो फिर से आई के अंदर क्या बचा, जे के अंदर क्या रखा, के अंदर रखा, वो लिखा, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये वाले और ये वाले, ये ट्राई करने हैं आपको एज ए होमवर्क। हर एक में केस वही है कि आपके पास एक क्यू चार्ज सेंटर से ऐसा रखा हुआ है, a बाई रूट 2 डिस्टेंस। इस वाले में देखो विजुअलाइजेशन ईजी है, इस क्यू चार्ज ने उस तरफ धक्का दिया, इसके जस्ट अपोजिट एंड वाले ने इस तरफ धक्का दिया, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में ऊपर की तरफ आएगा। ये माइनस क्यू चार्ज इस तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू चार्ज इस तरफ खींचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। तो अल्टीमेटली आपका कुछ ऐसा बनेगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स, एक नीचे की तरफ फोर्स, दोनों इक्वल आ जाएंगे और शायद आंसर 0 आएगा। ये फिजिक्स से है, आप मैथमेटिक्सली करके देखेंगे तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। फिर आप इसको भी सोल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।